Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome back to my channel, The Mathematic Express. So, in this video, we will try to complete behavior of gas. Okay? अच्छा, बिहेवियर ऑफ गैस स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर जो होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ states of matter, right? Solids, liquids, and gases. तो in this chapter we will learn about gases. ठीक है, गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसा कि हमको पता ही है कि गैस में कंटिन्यूअसली मोशन होता है। गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्रीली मूव करता है। ठीक है, उसके उस वो अपना उसके अंदर मतलब कि गैस का मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली मूवमेंट इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? उन लोगों के पास रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि हाँ इसको सिर्फ यहीं पे जाना होगा या इस साइड में ही जाना होगा और नॉर्थ में जाना होगा और साउथ में जाना होगा। दे कैन मूव फ्रीली, okay, because their intermolecular because the intermolecular force of attraction is very negligible, that's why they can move freely. Okay, again, अच्छा, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम आपको पता ही है कि शेप एंड वॉल्यूम गैस का नहीं होता, उसका कोई डेफिनेट नहीं होता। आप जैसा कंटेनर में आप उसको रखना चाहेंगे, प्रिजर्व करना चाहेंगे, वो वैसा शेप ले लेगा। ओके, तो मतलब कि शेप एंड वॉल्यूम इज नॉट डेफिनाइट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट डेंसिटी। एज यू नो कि एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, गैस का जो डेंसिटी होता है इज वेरी लोअर। ओके, अच्छा, डिफ्यूजन, ये समझना इंपॉर्टेंट है एंड आपको इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए कि डिफाइन डिफ्यूजन और व्हाट इज डिफ्यूजन। समझना, डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा गैसेस हैं, उसको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सड अप हो जाएगा, इट स्टार्ट मिक्सिंग, राइट? तो ये जो कंटिन्यूअसली मिक्सिंग मिक्सिंग गेम चल रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ में आया डिफ्यूजन क्या होता है? कि ये जो कंटिन्यूअसली डिफ्यूजन वाला जो गेम चल रहा है ना, मिक्सिंग मिक्सिंग वाला जो गेम चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग डिफ्यूजन पढ़ते हैं। आइए हम लोग थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दे कैन आस्क यू डिफाइन डिफ्यूजन, सो यू हैव टू गिव द फुल डेफिनेशन कि व्हाट इज डिफ्यूजन। गिवन two or more gases which do not react with each other, okay, are brought in contact, they intermix with one another, forming a homogeneous mixture. This spontaneous mixing of gases with one another is known as diffusion. Okay, so it is very important, तो आपको ये डेफिनेशन याद होना ही चाहिए फॉर योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेंसिबिलिटी। ओके, तो अब अगर छोटा कंटेनर से आप अगर अगर मान लीजिए आपके पास मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 2 kg ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा है। अच्छा, प्रैक्टिकली, अगेन आई एम सेइंग, प्रैक्टिकली 2 kg जो यूनिट है kg इज नॉट पॉसिबल। जस्ट मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप अज्यूम कर पाए, अंडरस्टैंड, ताकि आप ये अज्यूम कर पाए। ओके, तो 2 kg है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? एक्सपैंड कर जाएगा। वही अगर आप छोटा कंटेनर ले लो एंड मेरा जो अमाउंट है वो फिक्स्ड ही है, वो मैंने 2 kg इसमें भी रखा है, इसमें भी मैंने 2 kg ही रखा है। तो यहाँ पे क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा एंड यहाँ पे क्या कर जाएगा? कंप्रेस्ड कर जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपेंसिबिलिटी इसी को बोलेंगे एंड इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये कंप्रेस कर जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है? ये सारा बेसिक चीज है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी में भी डाउट होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आई हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक and I'll try to fix your problem. Okay, now temperature. अगर मेरे को किसी भी गैस का टेम्परेचर जानना है कि टेम्परेचर कैसा होगा,
तो सिंपली जो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर का। अब समझिए, नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर का। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे देखिए, ये क्या है, कंटेनर है, इसमें गैस का मूवमेंट हो रहा होगा ना, इसमें तो कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे मोशन चल रहा है, इसको तो मैं नहीं रोक सकती, ना आप रोक सकते हो, राइट? ये तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ कुछ एरिया पे ये क्या कर रहा है, कुछ एरिया लिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये कोलाइड भी कर रहा होगा एक दूसरे से, वॉल पे एक दूसरे का मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा होगा, राइट? तो ये क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है ना, राइट? कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये फोर्स एक फिक्स्ड एरिया पे लग रहा है, तो ये जो फोर्स बाय एरिया हुआ ना, यही मेरा क्या निकला पता है, फोर्स बाय एरिया, यही मेरा क्या आपको पता है, प्रेशर है। दिस इज माय प्रेशर, यही मेरा प्रेशर है। समझा पाई मैं समझा पाई? पक्का? और एक बार रिपीट करूं, और एक बार रिपीट करती हूँ। ओके, देखिए, मैं बोली एक कंटेनर है जिसमें मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रखे, गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मोशन चल रहा होगा। इफ कंटिन्यूअसली मोशन चल रहा है तो इसमें इसमें मेरा फोर्स भी लग रहा है, राइट? एक दूसरे को धक्का वक्का दे रहा है, तो ये तो किस फिक्स्ड एरिया पे हो रहा है ना, एरिया पे ये काम कर रहा है, राइट? तो अगर फोर्स मेरा पर एरिया लग रहा है, तो यही तो मेरा प्रेशर है, यही तो मेरा फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? तो यही मेरा प्रेशर का फॉर्मूला है कि फोर्स बाय एरिया। तो ऑब्वियसली इसमें प्रेशर चल रहा है, देखिए इसमें प्रेशर हो रहा है, इस कंटेनर में कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, एरिया है तो फोर्स लग रहा है किसी एरिया पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, मेरा प्रेशर निकल के आया, मतलब कि इस कंटेनर में प्रेशर है। ओके, जैसे अगर आप देखे होंगे कुकर, मम्मी लोग जो खाना जिसमें दाल वाल बनता है, कुकर वगैरह में आप जब देखते हैं कि जब उसको खोलते हैं, जब पक पक जाता है खाना, तो वो जब खोलते हैं तो एकदम प्रेशर निकल जाता है, राइट? ओके, प्रेशर मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ से आपको सिर्फ पढ़ना होगा, व्हाट यू हैव टू लर्न इज की यूनिट्स, यहाँ से आपको यूनिट पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर आप यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में मुश्किल होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाने में जितने यूनिट्स की जरूरत है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखा है। आप देख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, या यू कैन नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, एंड आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है? कर लिया पॉज, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? ओके, अच्छा, ठीक है। ओके, मैं एक चीज बता देती, एसटीपी का क्वेश्चन आता है, एसटीपी के स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर, इसके अलावा, इस न्यूमेरिकल के अलावा एक क्वेश्चन आता है कि आपको बोलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाइए एसटीपी में, मतलब एक न्यूमेरिकल है उसमें आपको कुछ डेटा दिया एंड बाकी का डेटा आपको बोल देगा एसटीपी में, ठीक है? तो जब भी ये जो टर्म एसटीपी मेंशन करेगा ना, एसटीपी, तो इसका कुछ वैल्यूज होता है, मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर एसटीपी बोलेगा तो एसटीपी में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका 273 केल्विन होता है, ठीक है? तो अगर एसटीपी में बोलता है, अगर एसटीपी में बोलता है तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर एसटीपी में बोला है तो पीटीवी का आपको डेटा याद होना चाहिए। कभी कभी बोल देगा कि आप मेरे को नॉर्मल में फाइंड करके दिखाइए, नॉर्मल में आप इसका आंसर निकालिए, क्योंकि डेटा जो है वो एसटीपी लिखा हुआ, मतलब डेटा इज नॉट गिवन, मतलब इनडायरेक्टली गिवन होगा, आपको सिर्फ मेंशन कर देगा एसटीपी। बाकी आपको पता ही है कि अगर एसटीपी लिखा है मतलब कि वहां पे डेटा इज गिवन, एसटीपी लिखा है मतलब आपको इनडायरेक्टली ना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का आपको जो लगेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, आपको जो लगेगा वो आपका दिया हुआ है। बोलो, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो आप जस्ट अभी ये आप लिख लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? अब आए, हाँ, अब हम पढ़ेंगे
अब हम इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ट्राई कीजिएगा इधर कंसंट्रेट करने का, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़े थे वो बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेन पार्ट पढ़ेंगे। सो प्लीज 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 फोकस कीजिएगा। ओके, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना पढ़ा, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड उनमें से ही एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल नाम के। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एंड उन्होंने परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अबाउट बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में, कि अगर मेरा टेम्परेचर एंड मास आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर एंड मास को अगर मैं फिक्स्ड कर दूं, अगर टेम्परेचर एंड मास को मैं फिक्स्ड कर दूं, तो उसमें जो उसका जो वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इनडायरेक्टली, इनवर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। क्या मैंने बोला कि अगर आप टेम्परेचर एंड मास को क्या कर लो, आप कांस्टेंट रख दो। आप अगर टेम्परेचर एंड मास को कांस्टेंट रख दोगे, तो जो उसमें अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा, वो एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन होगा। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, अच्छा, अब यही स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूं, समझना, अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल डेटा में लिखने का कोशिश करूं, अगर ये स्टेटमेंट को मैं न्यूमेरिकल डेटा में लिखने का कोशिश करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। ओके, सो देखिए क्या है, टेम्परेचर प्रेशर जो है वो, सॉरी, टेम्परेचर एंड मास जो है वो मेरा कांस्टेंट है, एंड क्या बोल रहा है कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरा प्रेशर पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यही स्टेटमेंट से मैंने ये निकाला, स्टेटमेंट से मैंने ये बोला, मतलब कि लेट बी इज माई वॉल्यूम, लेट पी इज माई प्रेशर। तो अब जो इसका बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, मेरा जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करे, तो ये ही वाज ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं क्या करूंगी, ये प्रोपोर्शनल को मैं क्या करूंगी, इसको मैं प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल्स टू डालूंगी। अगर इस प्रोपोर्शनल को मैं हटा दूं और इक्वल्स टू डाल दूं, इसको मैं इक्वल्स टू डाल के, मतलब प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर मेरा प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये k क्या है, k इज नथिंग बट माय कांस्टेंट। k इज व्हाट, k इज माय कांस्टेंट। तो ये k आ गया, ये p आ गया। अब इसको आप सजा के लिख दो, सजा के क्या लिख दोगे, pv इक्वल्स टू k, ये आपको मिला, pv इक्वल्स टू k, ये आपको मिला, ये ना आपको मिला, vp इक्वल्स टू k, वेर k इज माय कांस्टेंट। तो यही हम साबित करना चाह रहे थे और यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा प्रेशर निकालना है, मतलब एक से ज़्यादा आपको बात करना है, तो आप क्या करेंगे, V1 P1 V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2 इक्वल्स टू V3 P3, ठीक है, एंड इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट को अगर हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला मिला। देखिए यही चीज यहाँ पे इतना करके दिखाया है, क्योंकि ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे से शो करना पड़ेगा। आपको पहले बताना पड़ेगा कि वीपी क्या है, तो लेट प्रेशर डेफिनेट इसका मास है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। ठीक है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब बॉयल्स लॉ में हमसे पूछता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए। मतलब कि आपसे जैसे कि एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है कि अगर बॉयल्स लॉ का एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि देखो बॉयल्स लॉ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, बॉयल्स लॉ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ग्राफ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे P वर्सेस V, T वर्सेस V, दूसरा पढ़ेंगे PV वर्सेस P। समझ में आया, नहीं समझ में आया? मैं बोली बॉयल्स लॉ में हम लोग सिर्फ दो ही लॉ पढ़ेंगे, दो ही ग्राफ पढ़ेंगे। किसके किसके अगेंस्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे P वर्सेस V एंड दूसरा पढ़ेंगे
पीवी वर्सेस पी, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एंड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, करेक्ट है, समझ में आया? अच्छा, अगर P वर्सेस V होगा, P वर्सेस V होगा, P वर्सेस V मतलब कि ये है मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा अगर P है, ये मेरा V है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पता है कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये कैसा है, कैसा ग्राफ बना, देखिए ये मेरा बना हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बना, है ना, कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज करेगा, एंड वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा और वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या पढ़ेंगे, दूसरा ग्राफ क्या पढ़ेंगे, देखिए दूसरा पढ़ेंगे पीवी वर्सेस पी सी, पीवी वर्सेस वी। अगर मेरा ग्राफ ऐसा है, लाइक यहाँ पे पीवी एंड पी, दिस इज माय ग्राफ, तो ये जो मेरा, ये जो इसका अगर हम ग्राफ का बात करेंगे तो ये मेरा कांस्टेंट चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये बस आपको याद रखना होगा, हाइपरबोला वाला पी वर्सेस वी ज्यादा याद रखना होगा, ये भी आप पढ़ लेना। अच्छा, अब हम क्योंकि अब हमने देखा है कि बॉल्स लॉ का हमने फॉर्मूला देख लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया, तो और जाहिर सा बात है ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग न्यूमेरिकल्स ना बनाए। वेरी इजी, वेरी मजेदार, ठीक है, बहुत मजा आएगा बनाने में अगर आपने एक मतलब समझ गए तो आप सारे न्यूमेरिकल धराधर फटाफट यूं चुटकी में बना कर लोगे। देखिए क्वेश्चन आप खुद बता दोगे, ट्राई करो अगर आपसे बन रहा है तो, पॉज करके ट्राई करो, किया, चलिए आंसर आपको लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज माय आंसर, तो मैच कर लूँ, आ गया, आ गया, बना था, पॉज करके बनाया था, आंसर आया था, वेरी गुड। एंड जिसका नहीं आया, जिसने ट्राई नहीं किया, देखते हैं देख, एक बार मैं करती हूँ तो फिर आप देख लेना, ठीक है। अच्छा देखिए क्या बोला है कि अ बलून कंटेन्स 1.2 लीटर ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या है, रूल्स क्या कहता है हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने का, कि पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ो एंड जो जो गिवन है सारा डेटा को लिख लो, जो जो गिवन है वो सारा डेटा को लिख करके, जो मेरे से मांगा है फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी आप देख करके उसका फॉर्मूला में पुट करो, बाकी आप खुद पे खुद आपका काम हो जाएगा। तो वही अभी भी हम भी करेंगे, पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, देन उसका जो गिवन डेटा होगा वो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए ठीक है, तो अ बलून कंटेन्स 1.2 लीटर ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। तो टेम्परेचर, अच्छा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, देखिएगा ध्यान से वर्ड समझिएगा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पता है किसका फॉर्मूला, मतलब ये किसका बात करेंगे हम, इस कौन सा न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इसमें हमको पता चलिए कि ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, राइट, क्योंकि बॉयल्स लॉ में भी हमारा क्या होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ द प्रेशर ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड टू 70 सेंटीमीटर Hg, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर। अब क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब जो गिवन डेटा है फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो क्या क्या गिवन है, देखिए बनाने का तरीका, गिवन क्या है, देखिए क्या बोला, बलून कंटेंट्स 1.2 लीटर, मतलब यहाँ पे पता है क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, V इक्वल्स टू 1.2 लीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, मतलब यहाँ पे V1 दिया हुआ था, P1 है मेरा कितना 90 सेंटीमीटर Hg। नेक्स्ट टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब हम समझ गए कि ये बॉयल्स लॉ का बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या, इफ द प्रेशर ऑफ एयर इज रिड्यूस टू 70 सेंटीमीटर, मतलब पहले 90 था,
लेकिन वो फिर रिड्यूस होकर के 70 हो गया। मतलब क्या पता है, मतलब क्या पता है कि अगर मेरा प्रेशर P1 इज 90, इनिशियल मतलब P1, एंड बाद में मेरा प्रेशर कितना हो गया 70, मतलब कि P2 इज 70 सेंटीमीटर Hg, करेक्ट है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर, मतलब कि तब बताओ कि मेरा वॉल्यूम कितना होगा। क्या ये डेटा आपने नोट किया था? अगर डेटा ये सब सही था और अगर फिर भी आपका आंसर नहीं है, दैट मीन्स आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। ओके अच्छा, तो मतलब इस क्वेश्चन का अब मैं समरी आपको फिर से बता देती हूँ। बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बलून का प्रेशर जो सॉरी वॉल्यूम में जो एयर जो था, वॉल्यूम था वो कितना था, 1.2 लीटर उसका वॉल्यूम था। तब उसमें जो प्रेशर था 90 सेंटीमीटर था। लेकिन जब हम प्रेशर कम कर दिए, 70 लेके चले गए, तो आप बताइए कि मेरा तब वॉल्यूम कितना होगा। मतलब आपसे यही बोला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है यहाँ तक? अब जब क्लियर है तो आप फटाफट बना लीजिए। देखिए अच्छा, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मेरा नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, बट आप ओके। तो अब मैं तो इतना समझ गई हूँ कि ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, बोलिए? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट? ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। तो मेरे को निकालना है क्या है, V2 निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, V1, इस फॉर्मूला से हम लिख देंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम V2 इक्वल्स टू P1 V1 बाई P2, राइट? सही लिखा है? अरे यहाँ पे P2 था, P2 V2 इक्वल्स टू P1 V1 या P1 V1 इक्वल्स टू P2। मेरे को P2 निकालना था ना, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। ठीक है अच्छा, अब आप इसमें डाल लीजिए डेटा, गिवन डेटा पुट कर लीजिए। P1 इज माई 90, V1 इज माई 1.2 एंड P2 इज माई 70 सेंटीमीटर। अब आप इसको कट 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 वगैरह कीजिए। तो आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 1.54 लीटर। 1.54 लीटर ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है अच्छा, यूनिट देना नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में अगर आप यूनिट देना भूल रहे हैं, दैट मीन्स वो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपने इतना सब कुछ मेहनत किया बट आपने यूनिट नहीं लगाया, सो 1 मार्क्स चला गया। मतलब न्यूमेरिकल तो 3 मार्क्स का आता है, आपको 2 मिलेगा। तो मतलब आता हुआ चीज आप अगर गलत करके आएंगे। अच्छा, ये बना बना इजी था ना, वेरी इजी ना। अच्छा, तो देखिए, जब जब इजी है तो ये आप बना के दिखाइएगा, ये आप फटाफट बना के दिखाइएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर देखिए एट 273 दिया है, मेरे को प्रेशर से लेना देना है ही नहीं, ये भी इजी है मेरे को, क्योंकि देखिए एसटीपी में बात किया है। अच्छा, अ गैस ऑक्यूपाइज इतना एंड इतना क्या प्रेशर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसमें मेरे को टेम्परेचर दे या ना दे डजेंट मैटर, बिकॉज टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट ही रहता है। एंड अगर आपको पता हो तो मेरा रूम टेम्परेचर क्या होता है, आप मेरे को बताइएगा तो रूम टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है अच्छा, टेम्परेचर तो मैटर ही नहीं करता है बॉयल्स लॉ में, ठीक है, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। ये आपका होमवर्क है, ये आपसे बना है कि नहीं बना, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, आपसे बना है कि नहीं बना आप मेरे को बता के खुद से ट्राई कीजिएगा, बुक से नहीं, बुक बिना देखे, आप अगर खुद से ट्राई करेंगे ना तो बहुत सारा डाउट आएगा एंड वो डाउट फिर क्लियर हो सकता है। ठीक है अच्छा, लेकिन ये बहुत ईजी है, ये बन जाएगा, एकदम ईजी है। अच्छा, ये भी इजी है, ये भी आप बना के दिखाइएगा, ये भी आप बना के दिखाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, रिमेन्स डेटा रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, ये भी इजी है। यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है 150 mm इसका आंसर है। आप बना करके ये जो दो न्यूमेरिकल्स मैं छोड़ रही हूँ, ये आप मेरे को दिखाइए, बना के दिखाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपसे बना है कि नहीं बना है। ओके, अब आते हैं नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बॉल्स डेटा। इसमें क्या है जानते हो, इसमें बोल रहा है कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा कि बॉयल्स लॉ कह रहे थे कि अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज करेगा ना
तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो जाएगा, ये बात हो रहा था, राइट। लेकिन कहीं कहीं न्यूमेरिकल मतलब कहीं कहीं ऐसा केसेस हमने देखा कि इनका जो बात था, इनका जो स्टेटमेंट था, ये वैलिड नहीं कर रहा है। ठीक है, इनका जो स्टेटमेंट था ये वैलिड नहीं कर रहा है। इन्होंने बोला कि तो कौन से केस में ये वैलिड नहीं कर रहा था कि अगर आप रबर बलून को देखो या जस्ट नॉर्मल बलून को, अगर आप आप उसमें हवा डालते हैं बलून वगैरह में, आप जब उसमें हवा डालते हैं, एयर पंप करते हैं फ्लैट, तो क्या होता है उसमें तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करते हैं, एंड जितना प्रेशर देते हैं उतना वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो मेरा बात गलत हो गया ना, क्योंकि बॉयल्सटोन ने कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेरा बात गलत हो गया। ओके, तो कुछ कुछ ऐसा केसेस था जहां पे ये बात थोड़ा सा गलत हो गया, ये भी उनमें से एक था, बबल वाला। ठीक है, तो अच्छा, तो बॉयल्स लॉ आई होप क्लियर हुआ होगा, बॉयल्स लॉ क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। ये कौन थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्या दिया था, अपना एक लॉ दिया था। इन्होंने क्या बोला, चार्ल्स लॉ ने क्या बोला कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला कि अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट रख दूं, सॉरी, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, बॉयल्स लॉ में क्या बोल रहा था कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं एंड मास को कांस्टेंट रख दूं, बट चार्ल्स लॉ सेड कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एंड मास को कांस्टेंट रख दूं, मैंने क्या बोला, प्रेशर एंड मास, इसको मैं कांस्टेंट रख दूं, तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है। अब जो स्टेटमेंट है उसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए कि अगर मेरा वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V1 और मेरा प्रेशर एंड मास कांस्टेंट है, तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, ये बोलना चाह रहा है, राइट। इस अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू के टी, राइट, ये कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो गया, यही है मेरा क्या, चार्ल्स लॉ। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो हम अगर एक से ज्यादा प्रेशर और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, और ज्यादा बात करना है V3 बाई T3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, K इज माई कांस्टेंट। बोलिए, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, इजी था, वही चीज हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अच्छा, इसका भी ग्राफ पढ़ेंगे, इसका ग्राफ क्या कहता है कि इस पे देखा गया, इन्होंने क्या बोला, इसका चार्ल्स लॉ का ग्राफ समझना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जो ग्राफ है ये जस्ट थ्योरेटिकल ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये जस्ट थ्योरेटिकल ग्राफ है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इन्होंने बोला 0 के, बल्कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट आप याद कर लो, और क्या बोलूँगी मैं, जस्ट ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट इट्स नॉट दैट कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें मैं और ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। अच्छा, अब देखिए, ऑब्वियसली चार्ल्स लॉ का जब हमने पढ़ा है, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, क्या है क्वेश्चन देखिए, the volume of a gas mass of the volume of a given mass of gas at 273 Celsius degree Celsius, अच्छा मैं बताती हूँ, 273 डिग्री सेल्सियस इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो एट व्हाट टेम्परेचर, T2 निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर,
टेकिंग द प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे फिर देखिए मेरा प्रेशर कांस्टेंट दे दिया है, मेरा प्रेशर क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगेन देखिए प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ, राइट। अच्छा अब जो जो डेटा गिवन है फटाफट लिखते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है? अच्छा V डिग्री सेल्सियस, अच्छा वॉल्यूम 1 500 सेंटीमीटर क्यूब, T1 270 डिग्री सेल्सियस एंड एट व्हाट टेम्परेचर, T2 निकालना है, V2 is given that is 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा नाउ ये न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा ना, आप इसको क्या करोगे, अगर कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, आप उसको ट्राई करोगे केल्विन में लेके जाने का, क्योंकि ये जो चार्ल्स लॉ है ना, हम लोग मेजर करते हैं, ये जो चार्ल्स लॉ है ये आपका केल्विन पे ही काम करता है। ओके अच्छा तो क्या है देखिए, तो डिग्री सेल्सियस आपको दिखा टेम्परेचर, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सिंपली अगर आप इसको नॉर्मल आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे अगर आप सॉल्व करेंगे, लाइक जैसे हमारे जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, बस आंसर निकालने के बाद हम क्या कर देंगे 273 डिग्री से माइनस कर देंगे। क्योंकि क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का बात किया, लेकिन हमको पता है क्योंकि मतलब क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस है तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो केल्विन में सॉल्व करेंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो जब भी डिग्री सेल्सियस आपको दिखेगा पहले तो आप इसको क्या करोगे, इसमें चेंज कर दोगे। इसमें चेंज कैसे करेंगे, इसमें चेंज कैसे करोगे, 273 डिग्री, इसको क्या करोगे 273 से प्लस कर दोगे, तब जाकर ये केल्विन में चला जाएगा। ओके अच्छा तो जब 273 एंड 270 डिग्री सेल्सियस को आप जब चेंज करोगे ना तो ये 300 आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 300 आ जाएगा। ओके अच्छा अब आप इसको नॉर्मल सॉल्व कीजिए। क्या है फॉर्मूला, V1 T1 equals to V2 T2, what is asking, T2 is asking, so कैसे सॉल्व होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, T2 को ऊपर लेके जाएंगे, V2 को नीचे लेके जाएंगे। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा ना, वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा मैं कर ही देती हूँ एक बार, V1 कितना है 500 बाई 300 इक्वल्स टू 1000 बाई T2, ये इधर चला जाएगा, मतलब कि बेसिकली 300 इंटू 1000 बाई 500 इक्वल्स टू T2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये दो कटा एंड 5 से ये कटा आपका 200, कितना आ गया 600 आया ना, 600 केल्विन आ गया एंड 600 केल्विन, ये मेरा आंसर निकला। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में सेल्सियस गिवन है तो इसको भी आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, 600 माइनस 273 केल्विन में माइनस किए, कितना आ जाएगा आपको माइनस करके, आपका आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है, देखिए 327 डिग्री सेल्सियस। ईजी है, ईजी है, मज़ा आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट, तो फिर आप ये भी करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये सारा आपसे बन जाएगा, ये जो मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ दे रही हूँ आप घर पे बनाइएगा एंड आप मेरे को बताइएगा कि आपसे बना है कि नहीं बना है। अच्छा चार्ल्स लॉ में आइडियल गैस में चली आई। नेक्स्ट अच्छा ये पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा हमने बॉयल्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा वैसा ही हम क्या पढ़ेंगे अब इसमें।
टेम्परेचर चार्ल्स लॉ में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या डायरेक्टली है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मेरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, ये जो ग्राफ जो बना है ना, अकॉर्डिंग टू द गेलुसिक्स लॉ के, मतलब गेलुसिक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, पता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वैसा वाला सीन है। तो ये ग्राफ में और नहीं जाते। हाँ, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ा था, अच्छा प्रेशर एंड टेम्परेचर पढ़ा था। तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट था, मैं वो टी एंड नीचे वाला ग्राफ बता दी, पी एन टी था, तो ये मेरा कैसा हो गया, जीरो, मतलब कि कांस्टेंट चला गया। अच्छा, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट चला जाएगा। ओके, ये तो आप ग्राफ देख लीजिएगा। अच्छा, सो अब कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, इसमें क्या करेंगे, पहले तो आपको जो गिवन है वो फटाफटा बॉल्स लिख लेना कि लेट द प्रेशर बी पी एंड टेम्परेचर बी टी एंड ब्ला ब्ला, लिख लेना। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आ रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है। बॉयल्स लॉ का इक्वेशन मेरा क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p अकॉर्डिंग टू माई बॉयल्स लॉ, राइट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ मेरा क्या कहता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के साथ, ये मेरा इक्वेशन 2 है। कौन कहता है ये, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ेंगे, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू माय एवोगाड्रो लॉ V is directly proportional to n. V is directly proportional to n according to Avogadro law. अच्छा, तो ये क्या बोलता है कि मेरा वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के बराबर। तो व्हाट इज माय n, n इज नथिंग बट माय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब ये जो आपको इक्वेशन 1 2 3 दिखा, आप इसको डायरेक्टली कंबाइन कर लो, तो व्हाट यू विल गेट पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम ये आर कहाँ से आ गया, तो आर इज माई कॉन्स्टेंट। मतलब अगर आप इसको कंबाइन, अच्छा चलो मैं दिखा देती हूँ, अगर आप इस 1 2 3 इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एन टी पी, राइट। अब ये आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, P इक्वल्स टू एन, अरे हम P इधर लिखेंगे, ये P नीचे होगा, राइट। अच्छा, P यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये N, ये प्रोपोर्शनल हम लोग याद है K लिखते थे, बट यहाँ पे K ना लिख करके हम लिखेंगे R, और ये हो गया T, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिला, ये दिस इज माई, ये मैंने आइडियल गैस बता दिया, ठीक है। तो ये क्या मिला मेरे को, आइडियल गैस लॉ, ठीक है। ये है मेरा आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ये जो कंबाइंड फॉर्म लिखा हुआ ये कुछ नहीं है, ये जस्ट जस्ट कंबाइन कर दिया बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, इसको डायरेक्टली आप इसको कट करके आप लिख दोगे आइडियल गैस। ये हेडिंग रॉन्ग है, ये हेडिंग की जगह आप लिख दोगे आइडियल गैस लॉ। तो अगर एग्जाम में ये आता है 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, 3 मार्क्स का वो पूछ सकता है कि आप आइडियल गैस मेरे को प्रूफ करके दिखाइए, तो आप पहले गिवन में लिख दीजिएगा कि V इज लेट, V इज द वॉल्यूम, T इज द टेम्परेचर, इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये सारा लिख दीजिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हमारा एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये बना लीजिएगा, बना के बताइएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। अगेन सेम,
ये भी आपका उसी के अकॉर्डिंग, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सारा सारा बनेगा, आप देख के बना लीजिएगा, ठीक है। मैं और अंदर नहीं जा रही क्योंकि अब आप बना सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, सब कुछ गिवन है, पढ़िएगा, डेटा पुट कीजिएगा, फटाफट बना के दिखाइएगा, बताइएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क यू, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि आप मेरे को डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। अच्छा, आइडियल गैस क्या कहते हैं, रियल गैस क्या कहता है। आइडियल गैस जो होता है ना, वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सबको ना फॉलो करता है, बट एक्चुअल में ये मतलब आइडियल गैस जो होता है वो थियोरिटिकली बेस्ड है, बट रियल गैस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आइडियल गैस बनाया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओबे गैस लॉज, मतलब कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, सॉरी, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, मानता है। अच्छा, बट रियल गैस नहीं मानता, ये सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही काम करता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू हैव नो वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि थियोरिटिकल बेस है ना, तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स का तो वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, नो इंटरमॉलिक्यूलर फॉर, अच्छा जब अगर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर उसमें तो इंटरेक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आइडियल गैस तो ये थ्योरेटिकल बेस है, इसलिए यहाँ पे ये सारा चीज मैंने लिख दिया। अच्छा, अब बिकॉज मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का तो वॉल्यूम भी होता है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर प्रेजेंट भी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ओके। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, कि एवोगाड्रोस नंबर जो होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, गैलियोसिक्स लॉ क्या कहता है। अच्छा, और आपको पता ही है कि टेम्परेचर वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो उसका जो इक्वल वॉल्यूम, वही जो मैंने आपको बोला है एन, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसका अगर एग्जैक्ट नंबर जानना है तो ये तो आपको पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं गैलियोसिक्स लॉ। गैलियोसिक्स लॉ क्या है, ये भी एक लॉ है, गैलियोसिक ने दिया था, इन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस, एवोगाड्रोस लॉ, इन सब में हम लोगों ने ना वॉल्यूम के ऊपर काम किया था, लेकिन गैलियोसिक्स लॉ कहते हैं कि अगर वॉल्यूम ही मेरा कांस्टेंट हो जाए, अगर वॉल्यूम ही मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके अंदर में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर से, समझ में आया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गैलियोसिक्स लॉ, ठीक है। अच्छा, बर्जिलियन हाइपोथेसिस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये कुछ नहीं, ये रेशियोज वगैरह बताता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है उसका, अगर एटम्स का बात करेगा और उसको कंबाइन करेंगे तो उसमें जो जब उसका रेशियो निकालेंगे तो उसका जो सिंपल रेशियो, मतलब सिंपल होल नंबर आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा लर्न करना है, इसमें और मतलब एज सच नहीं है। अब आता है कि वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी मेरे को निकालना है, तो आपको पता ही है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, उसका जितना मास होगा वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दीजिएगा, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है और नहीं जा रहे इसके डिटेल्स में। अच्छा, ये भी आपको पता ही है, मॉलिकुलर मास कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूल, अगर मेरे को मॉलिकुलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे वाटर का होता है H2O, तो जितना H प्रेजेंट है 2, और उसका एटॉमिक जितना H प्रेजेंट है प्लस उसका मास नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है N2, अच्छा N2 लिखेंगे कि N लिखेंगे, ऑब्वियसली N2 लिखेंगे बिकॉज गैस आर ऑलवेज इन डायटोमिक, राइट। गैस जो हमेशा होता है वो किस में होते हैं, हमेशा डायटोमिक में होते हैं, क्योंकि वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो जो भी फ्री स्टेट में पाया जाता है वो हमेशा डायस्टोमिक नेचर का होता है। ओके, तो N2 हुआ, तो N मेरा कितना है, 2 है, N मेरा मास कितना है, 14 है, तो माई आंसर इज 28। अच्छा, ऑक्सीजन का O2 है, इसका आप खुद से बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। अच्छा,